क्योंकि आज़ादी तो है आपको, आप चौहान लिखना या सिंह लिखना या शर्मा लिखना या ब्राह्मण लिखना। अभी एक घटना आई सर, किसी एससी के समाज ने सिंह लिख दिया, उसके घर में घुस के मारा गया। हाँ मारा हो गया, मैंने तो बताया ना, हमने तो देखा है बुलंदशहर में इधर जो ये ठाकुरों के लोकतंत्र है। अब देखिए, अब सब तरह के लोग तो हर जगह मिलेंगे आपको हर जगह मिलेंगे। मैंने बताया नहीं, हमारा आदमी मार दिया है बुलंदशहर की चिट्ठी में, सिर्फ इसलिए कि उसने चौहान लिखा और चौहान ठाकुर लोग लिखते हैं। तो आप ऐसे उनकी मानसिकता का क्या करेंगे जो उस तरह की मानसिकता से ग्रस्त है। वो नहीं चाहते कि दलित भी बराबर आकर उनकी बगल में बैठे, उनके साथ बैठे या उनका मुकाबला करे। टीचर्स प्रोफेसर के साथ मैंने अपमान होते देखा है। पढ़ने के बाद भी, डॉक्टर बनने के बाद भी कॉलेज में जाएंगे उनको बराबर सम्मान नहीं मिलेगा, उन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी, पानी चौपासी में पानी नहीं पिलाने आएगा। उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत लोगों से ये चीज़ें सुनी है, लेकिन शहरों में ये चीज़ें कम। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आज इस मुद्दे पे आया हूँ कि जो आरक्षण है उसको आर्थिक आधार पर करने का अभी कल परसों एक याचिका दायर किया गया है। आरक्षण को आर्थिक आधार होना चाहिए, कैसे आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण कब तक होना चाहिए, सारे मुद्दे पे मैं चर्चा करने के लिए हमारे साथ मशहूर एडवोकेट हैं, जो जाने माने एडवोकेट हैं, समाज चिंतक भी हैं। इनसे समझो कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के एक आर्डर आया था कि एससी समाज में जो डीएससी समाज है उसके हक के लिए कोटे में कोटा लागू हुआ था, सर ने उस लड़ाई को लड़ा और जीता। इनसे समझूंगा कि आखिर जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का अभी याचिका दायर किया गया है ये कैसे देखते हैं। इसी समझता हूँ सारी बातें, जो समाज में वैमनस्यता है उसको एक मंच पर लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए और भागीदारी और सबको हक अधिकार कैसे मिले। तो इन्हीं सब बातों के लिए मैं आज हमारे साथ एडवोकेट ओपी शुक्ला सर हैं, इसे समझूंगा कि आखिर क्या समझते हैं। सर पहले आपको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर आपका तबीयत कैसे है, कैसे हैं आप? अभी तक तो मैं ठीक हूँ, फिलहाल तो मैं ठीक हूँ। अच्छा। आगे का मैं कह नहीं सकता। जी जी, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक ठाक है। आप लोगों का प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। जी सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप डॉक्टर ओपी शुक्ला हैं या एडवोकेट ओपी शुक्ला हैं, इसका थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि आप पहले डॉक्टर थे या पहले एडवोकेट थे, क्या था? अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएगा। देखिए, मैं तो देखिए सामने देखिए, हाँ चला मैं एक्चुअली कानून का छात्र रहा हूँ, तो मेरी सारी पढ़ाई जो कानून की रही है, आगे पढ़ाई एलएलबी के बाद आगे एलएलएम करना, फिर डॉक्टरेट करना। तो बहुत लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं डॉक्टर जो हूँ मैं मेडिसिन का हूँ। जो लोग हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर होते हैं ना, मैं उस तरह का हड्डियों का डॉक्टर या मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मैं उस तरह का डॉक्टर, मैं कानून का डॉक्टर। मैंने कानून की पढ़ाई की जैसे बाबा साहब ने की। जी। तो उन्हीं के सिपाही की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, वही दिशा हमने पकड़ी है। कानून के अंदर हमने पीएचडी की है, मेरी पीएचडी कानून में है, तो इसलिए मैं हड्डियों का डॉक्टर ना होकर कानून का डॉक्टर। जी सर, आप अपना आदर्श किसको मानते हैं सर? आप जानते हैं आदर्श हमारे एक ही, उनके अलावा कोई हो नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम लोगों ने सारे जीवन उन्हीं को पढ़ाया और आगे भी हमारा अभी पढ़ने के हम उसी मिशन को लेकर आगे जा रहे हैं। आगे उनकी जो उन लोगों ने हमको ज्ञान दिया, जो हमने उनको पढ़कर जो ज्ञान हासिल किया है, वो ज्ञान हम लोग चाहते हैं समाज में सब जाना जाए। उनका जो सारा जीवन रहा है ना, सारा जीवन रहा है सामाजिक न्याय पे फोकस किया है। सामाजिक न्याय, गरीबों तक न्याय कैसे पहुँचे, वही उद्देश्य हमारा भी, हम भी उसी की लड़ाई लड़ते हैं। जी सर, आप डीएससी समाज की ही लड़ाई क्यों लड़ते हैं? क्योंकि बहुजन समाज पूरा मनुवाद से पीड़ित है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि डीएससी समाज की ही लड़ाई क्यों लड़ते हैं आप? देखिए, ऐसे नहीं है। डीएससी डिप्रेस क्लास समाज, जो डिप्रेस क्लास है, वंचित समाज जिसे मैंने ये शब्द वंचित है, वंचित से डिप्रेस आया है। जी। ये इस शब्द की शुरुआत भी मैंने की इस्तेमाल करने में। ऐसा नहीं है, जब जब वक्त होता है हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, जब बहुत जल्दी में हम जिंदा थे, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात की या और कोई मुद्दे थे, तो ये आया, कमंडल कमीशन आया, हम लोग बराबर सब आंदोलनों में शामिल रहे, दिल्ली के आंदोलनों में शामिल रहे।
जब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, आपको पता है 80s के अंदर नाथद्वार मंदिर के नाथद्वार जो मंदिर है राजस्थान में, उसमें उड़ीसा के शंकराचार्य ने डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत भला बुरा कहा। मैं पहले व्यक्ति था जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया था। 80s की बात कर रहा हूँ, 86, 85, 86 के आसपास। शंकराचार्य ने ऐसे कैसे कहा? भाई वो हमारे आइकॉन है, हमारे एक तरह से भगवान है, दलितों के भगवान है, वो हमारे रहनुमा है। उतने बड़े रिफॉर्मर दलित के होकर और उनको इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, हमने उसका, दुनिया ने इसका विरोध किया, सड़कों पे सब लोग उतरे, लेकिन मैंने अलग रास्ता पकड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने सुना, नोटिस दे दिया, पूरे देश में हंगामा था। सर ये वाली बात कहना, उस पर आ रहा हूँ सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। मैं आता हूँ दूसरी जगह। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर कि एकता में बल होता है सर, कि जैसे ओबीसी में पिछड़ा अति पिछड़ा कर दिया और एससी में एससी और डीएससी कर दिया, तो कमजोर नहीं हो रहा है समाज? नहीं, वो एक्चुअली हम लोगों की जो लोग हमारी लीडरशिप है, जिनका फर्ज है सबको साथ लेके चलना, सबको साथ लेके नहीं चलता, तभी ये जो आपस में बिखराव पैदा होता है ना। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ तो आपको इस बात से अंदाजा लगेगा। 1946-47 के आसपास महात्मा गांधी भंगी बस्ती में ठहरे थे, पूरी दुनिया जानती है। रीजन बस्ती है ना, पचकोया रोड पर, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली पे, वो बस्ती में ठहरे थे। जब एक सफाई मजदूरों का एक डेलीगेशन उनको मिलने गया, गांधी जी को मिलने गया, तो गांधी जी उनसे बोले कहें अब आप तो देश आजाद हो गया, आप को टेंशन लेते हैं, को चिंता करते हैं, आपके सब दूर हो जाएंगे, हमने एक मंत्री बना दिया है आपका। तो वो बाबू जगजीवन राम की तरफ उनका इशारा, अच्छा क्या हमने एक मंत्री बना दिया, अब आपकी कोई समस्या नहीं है, अब सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आगे चलकर देखने में ये न आया कि जो भी केंद्र में मंत्री बनता है, केंद्र सरकार में जो भी मंत्री बनता है, वो अपनी अपनी समाज की बात करता है, अपनी जातियों की बात करता है, वो सब समाज को साथ लेकर चलने की बात नहीं। उसका रिजल्ट ये होगा, हमने धीरे धीरे आके जो रिजल्ट देखा और ये सोच बड़ी अच्छी के आसपास तक आकर जब सोच बढ़ी है, जब हमने अध्ययन करना शुरू करा तो देखा हमारा तो कहीं वजूद ही नहीं है। कुछ चंद जातियाँ हैं वो सत्ता में बैठे हैं, मंत्री उनके बन रहे हैं, IAS IPS उनके बन रहे हैं, सब अधिकार पर सब पदों पर हो जा रहे हैं। तभी एहसास हुआ हमको ये हो क्या रहा है देश में, गरीब तक इसका लाभ क्यों नहीं जा रहा। इस बात का जब एहसास हुआ तो हमारी आंखें खुली, हमने उसको और अच्छे से समझना शुरू कर। दुनिया भर की रिपोर्ट इकट्ठी करी मैंने, हिंदुस्तान में जहाँ देखिए जिस जगह पर इस तरह का अध्ययन हुआ है, रिपोर्टें आई हैं। आप कैमरा में देखिए, जिस तरह जहाँ भी इस तरह की स्टडी हुई है, रिपोर्ट आई है, तो सब रिपोर्टें पढ़नी शुरू कर। तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद और क्लियर हो गया कि ये आरक्षण का लाभ जो गरीबों तक जाना चाहता है वो जा ही नहीं रहा। और कुछ चंद जातियाँ हैं देश में, ताकतवर जातियाँ बन गई हैं, वो आरक्षण को वहाँ पर जाने नहीं दे रही। तब ये दिमाग में शुरुआत हुई कि ये कैसे, इसको कैसे हल किया जाए कि उसका हक भी, वंचितों का भी हक मिले। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, आरक्षण देने का या शेड्यूल कास्ट बनाने का कि आपको शेड्यूल कास्ट के किसको किस कैटेगरी में रखें, शेड्यूल कास्ट में कैसे रखें, किन को रखें, जब वहाँ ये फार्मूला तय हुआ 1927-28 के अंदर, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये पहली बार आया था कि शेड्यूल बनाया था। ये दलित वो वाले कहलाएगा जिसके साथ छुआछूत होती है। ये आधार बनाकर इन्होंने दलित शेड्यूल बनाया, ये बनाया J.S. हटन ने। J.S. हटन सेंसस कमिश्नर होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने बैठ के ये तय किया कि भाई ये शेड्यूल कास्ट का हम लिस्ट बना रहे हैं, इसमें किसको रखा जाए। तो उसका फॉर्मूला तय हुआ कि चीज के साथ छुआछूत की जाती है। अब छुआछूत अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जातियों के साथ होती है, कहीं वो अछूते हैं, कहीं वो उनको अछूत नहीं मानते, कहीं उनको अछूत मानते, अलग था। लेकिन एक जाति उस वक्त समझ में आई, सबको कमीशन को समझ में आई कि सवाई मजदूर वर्ग जो है, जिसे आप मेहतर कहते हैं, जिसे आप चूड़ा कहते हैं, जिसे आप भंगी कहते हैं, वो एक ऐसा वर्ग है जो पूरे देश के अंदर अछूत है। तो प्रश्न अब यहाँ आया कि जब आरक्षण का लाभ देने के लिए आपने क्राइटेरिया फिक्स किया, आधार फिक्स किया, छुआछूत, तो उसको क्या मिला? उसके बाद तो झाड़ू है, तो पहले से भी झाड़ू थी, आज भी झाड़ू है, इसे मिला क्या? मेरे सामने तो ये प्रश्न था ना, मैंने लड़ाई क्यों शुरू की? तो भाई सफाई मजदूर को क्या मिला? झाड़ू थी, वो भी 90 के अंदर आके कांग्रेस सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर आकर उसको करके
खत्म कर दिया नौकरी को, ठेकेदार को दे दिया। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, इधर देख के बोला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अछूत जातियाँ जो हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जैन, कुछ भी हो, वो अछूत जात को तो घृणा की निगाह से सारे देखते हैं। नहीं, ये तो सही है, सही बात है, ये तो सच है। अछूत जाते हैं तो सब कोई भी इसको पसंद नहीं करता, लेकिन देखिए ना, उन्हीं अछूत जाति में तो और जातियां भी कहलाती थी। महार को भी अछूत कहते थे, महार के साथ भी जो अछूत होती थी। इधर नॉर्थ इंडिया के अंदर चमारिया जाटा हुए, इनको भी अछूत कहते थे। अछूत तो बहुत सारी, देखिए जो शेड्यूल बना है वो तो सबके सब अछूत कहलाते हैं, लेकिन क्या सबके साथ छुआछूत होती है क्या? आप बताएं, अब आप बताएं, ईमानदारी से बताएं, छुआछूत किसके साथ होती है? आज सबके साथ नहीं होती। महार के साथ कौन छुआछूत करेगा? चमार के साथ कौन करेगा? चमार के साथ वो चमार जो आज भी जूतियां गाड़ता है, जो आज भी चमड़े के काम में काम करता है, छोट आ जाए उसके पास भी आपको। तो आप अछूत अलग रह गए और अछूतों में से संपन्न जातियां निकल कर आगे आ गए, तो वही आरक्षण का लाभ लेती रहेंगे और अछूतों तक जाएगा नहीं आरक्षण का। यही मेरी समस्या थी, इसी समस्या के लिए मैंने लड़ाई। आप ये कहना चाह रहे थे कि अछूत जातियों में कुछ ही जातियों के साथ घृणा देखा जाए, बाकी के साथ नहीं? अब नहीं, अब छुआछूत उतना छुआछूत नहीं हो। छुआछूत उनके साथ होती जो आज भी गंदे पेशे में पड़े हुए हैं। तो जब जीवन राम हुए और जीतनराम मांझी हुए, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया, तो किस वजह से नहीं? इसको आप इसको छुआछूत से देखते हैं जोड़कर, लेकिन इसको ज्यादा इसको राजनीति देखकर जोड़कर देखना चाहिए। इसमें वो बातें रही नहीं है। मंदिर मैंने ब्राह्मणों को पैर छूते देखा, बाबू जगजीवन राम को मैंने अपने आंखों से देखा, बाबूजी को। हम लोग तो उनके लिए काम कर देते हैं। तो हाथी की दांत दिखाने का और होता है, खाने का और होता है। नहीं, वो अलग ही कहावत किसी और मतलब के लिए है। अब ये कहें कि 1000 1500 के आसपास जाते हैं, सारी जातियों के साथ छुआछूत नहीं है। सर आप एक एडवोकेट हैं, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा, जात पूछना अपराध है, जात छिपाना अपराध है? नहीं, पूछने का क्या मतलब? पूछने में क्या हद क्या है? पूछने में कोई भी आदमी, आप नौकरी के लिए जाएंगे, आप पूछेंगे किस जाति से? ऐसा पूछने को तो कभी किसी ने अपराध नहीं किया। जाति पूछने को कब अपराध था? आप सरकारी नौकरी में जाएं, कहीं भी जाएं, कोई भी आदमी पूछ सकता है क्या जाति है। और आजकल तो ये फैशन बन गया है, आप कहीं बैठेंगे जाएंगे तो पूछ बैठेंगे कि कौन हो गया। तो सर जात क्यों छुपाते हैं लोग कि नहीं, वो छुपाना गलत है। ना छुपाना ना, मैं इसमें मेरे थोड़े दो अलग तरह के विचार हैं। अब ये भी नहीं ना कि माथे के आप ऊपर लिखते चलें, ये कहाँ तक जायज है? आपको मालूम है कि अगर जात बताते आओगे नुकसान हो सकता है, तो आपको रूम नहीं मिलेगा, कमरा नहीं मिलेगा, आपको कभी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। ये सच बोल रहे हैं आप, सच कह रहे हैं आप, ये सच कह रहे हैं। बहुत जगह ऐसे हालात बनते हैं कि जात पूछ कर, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये संभव है। मुझे कभी, मैं दुनिया भर में जाता हूँ, मुझे कभी इस तरह का एहसास नहीं हो। मुझसे किसी ने नाम के अलावा मुझसे आगे किसी ने पूछा ही नहीं। हो सकता है मेरे पहले ही नाम के साथ शुक्र लिखा। बाबा साहब जब गए थे तो वो जमाने और थे। देखिए बाबा साहब के वाले जमाने, उसमें राज में बहुत अंतर है। वो तो बड़ी ऊंचाई पे छुआछूत थी। और वो गुजरात की बात कह रहे हैं, गुजरात तो भयंकर छुआछूत वाला क्षेत्र रहा है, महाराष्ट्र भयंकर छुआछूत वाला क्षेत्र रहा है। तो वो तो जमाने ही होते। तो आप 1920 और 30 और 35 के आसपास की बात कर रहे हैं, वो जमाने तो बड़े। तो सर आप मुझे समझाएं, मैं बताएं, हमें दर्शकों बताएं कि लोग जैसे नाई है वो शर्मा लिखता है, ठाकुर लिखता है, विश्वकर्मा का कहते शर्मा लिखता है, और यादव सिंह लिखता है। ये टाइटल पे क्यों छिपाते हैं, क्यों बदलते हैं अपना? देखिए अब ये हम लोग तो डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, आज़ादी है ना। तो मैं यूपी में बहुत लोगों को देखता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत जगह देखा लोग चौहान लिखने लगते हैं, चौहान तो ठाकुर होते हैं। तो मैंने देखा कई दलितों को मार दिया गया इसी बात पर, चौहान को। एक्चुअली होता क्या है कि आप चौहान लिखने से समाज में सम्मान बढ़ जाता है, नाम में सम्मान आ जाता है। वाल्मीकि तो नहीं लिखेगा, या चमार नहीं लिखेगा, या जाटव नहीं लिखेगा, या धानुक नहीं लिखेगा, खटीक नहीं लिखेगा। अब वो चौहान लिख दिया तो चौहान से एक कंफ्यूजन तो है जिसे आप कह रहे हैं। देखिए एक तरह से समाज में थोड़ा सम्मान आ जाता है। इमीडिएटली आप सीधे वाल्मीकि लिखना शुरू करो तो आपको लाइन से हटा के परे कहेगा चल भाई पीछे जा, धक्का दे देगा। तो अब अच्छा ये इसमें बुराई भी नहीं है,
क्योंकि आज़ादी तो है आपको, आप चौहान लिखना या सिंह लिखना या शर्मा लिखना या ब्राह्मण लिखना। अभी एक घटना आई सर, किसी एससी के समाज ने सिंह लिख दिया, उसके घर में घुस के मारा गया। हाँ मारा हो गया, मैंने तो बताया ना, हमने तो देखा है बुलंदशहर में इधर जो ये ठाकुरों के लोकतंत्र है। अब देखिए, अब सब तरह के लोग तो हर जगह मिलेंगे आपको हर जगह मिलेंगे। मैंने बताया नहीं, हमारा आदमी मार दिया है बुलंदशहर की चिट्ठी में, सिर्फ इसलिए कि उसने चौहान लिखा और चौहान ठाकुर लोग लिखते हैं। तो आप ऐसे उनकी मानसिकता से क्या करेंगे जो उस तरह की मानसिकता से ग्रस्त है। वो नहीं चाहते कि दलित भी बराबर आकर उनकी बगल में बैठे, उनके साथ बैठे या उनका मुकाबला करे। टीचर्स प्रोफेसर के साथ मैंने अपमान होते देखा है। पढ़ने के बाद भी, डॉक्टर बनने के बाद भी कॉलेज में जाएंगे उनको बराबर सम्मान नहीं मिलेगा, उन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी, पानी चौपासी में पानी नहीं पिलाने आएगा। उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत लोगों से चीज़ें सुनी है, लेकिन शहरों में ये चीज़ें कम हुई है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे बेहतर कौन बताएगा, आप वाल्मीकि समाज से हैं, आप ओपी शुक्ला क्यों लिखते हैं? टाइटल आपने क्यों नाम किया, इसके पीछे का कारण है? मेरा तो वो इरादा नहीं था जो अफसोस थे कि मैंने नाम छिपाने के लिए, ऐसा नहीं। मैं हूँ एक्चुअली आर्य समाज का पढ़ा लिखा, तो 50 के दशक से मैंने दाखिला लिया था, वो तो मैंने अंदाजा लगाया। और आर्य समाज जो सबसे ज़्यादा जिसने काम किया छुआछूत खत्म करना स्कूल में, तो मेरा नाम तो उन्होंने मुझे दिया। ये मैं तो वाल्मीकि लिखता था, पहले तो मैंने वाल्मीकि लिखना ही शुरू किया, तो मेरा ख्याल चौथी क्लास में आ गया होगा। तो मेरे हमारे गुरु जी होते थे, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। तो मेरा जो अपना गोत्र है चांडाल गोत्र मेरा, चांडाल लिखा। तो वो हमारे जो गुरु जी थे वो कहने लगे नहीं ये भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये भी नहीं चलेगा, तो हम आपको नाम अपना देंगे। उन्होंने हमें मुझे अपना, अच्छा मुझे समझ ही नहीं इसका अर्थ क्या। मैं क्या जानूँ, तो मैंने मुझे छोटा आदमी बच्चा, 4वीं 5वीं क्लास का बच्चा हो, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को क्या इतना क्या मतलब, इन सब ये जो अफसर नेम लिखते हैं, जो टाइटल लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है हमें तो इसका ज्ञान नहीं। लेकिन वो तो मैं तो उनका बहुत ऋणी हूँ इस तरह कार्य में। उन्होंने जितना भी छुआछूत को मैंने अपनी आंखों से देखा है, व्यवहार उनका देखा है, उन्होंने किस तरह से छुआछूत खत्म करने के लिए काम किया। हम लोग, मैं तो विशेष कर सर आपको इसीलिए मैं आपको चुना हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अच्छी तरह से गहराई से जो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे आप बता रहे हो कि कुछ नहीं होता, अब तो बदल गया सब कुछ। लेकिन अभी हाल ताज में इटावा में एक घटना है कि किसी यादव ने जो कथावाचक वहाँ पर गया सुनाया ना, तो पंडितों ने कहा कि हमारे एरिया में यादव कैसे कथावाचक होता है, ये तो ब्राह्मणों का काम है। ब्राह्मण का कहना है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण जो होता है पृथ्वी का देवता होता है, उसका सब अधिकार है करने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो अच्छी मानसिकता नहीं है, इसी को तो मनुवादी मानसिकता बोलते हैं। अब ये कोई कहते कि शास्त्र पढ़ने का एक सिर्फ ब्राह्मण के पास है, यही उचित बात नहीं है। क्यों नहीं, दलित क्यों नहीं पढ़ सकता है ना? बड़े विद्वान लोग हैं ना, दलित लोग भी तो पढ़ते हैं। तो आप ये कोई आदमी इस बात के ऊपर ये कह के, ये देखिए वही है प्रॉब्लम सारी कि मनुवाद जो है, मनुवाद यही तो बताता है कि आप अपने अपने दायरे में रहें। ये शास्त्रों का पाठ पढ़ना, पढ़ाना, व्याख्यान करना, मंदिरों में पूजा पाठ करना ब्राह्मणों का काम, ये मनु भी कहते हैं। और क्षत्रियों का क्या काम है, वैश्यों का क्या काम है, दलितों का क्या काम है, सेवा करने का काम है। ये वो मानसिकता है। अब यादव को कहते हैं कि शास्त्र नहीं पढ़ सकते, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, किसने कर, कहाँ लिखा है? शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन संविधान आ गया, संविधान तो सबको इजाजत देता है। लेकिन सर मैं देख रहा हूँ चर्चा में जितने भी मनुवादी चाहे कथावाचक हो, पंडित हो, सब अपने आप लग रहे हैं कि भाई संविधान बड़ा नहीं है, मनुस्मृति बड़ा है, जो शास्त्र बड़ा है वो बड़ा है। नहीं, वो भूल जाए। अब वो ये अब पूरा देश जो भारत देश है ना, मनुवाद में और मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलता। देश आजाद हो गया, संविधान आ गया, तो शास्त्रों का की उल्लेख किया जाता है। वो आप अपने शास्त्रों को अपने तक सीमित रखें, पूरे देश को शास्त्रों से नहीं चला सकते। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। देश के सामने संविधान है, संविधान दे दिया, देश आजाद हो गया। अब ये राजा महाराजाओं वाला दौर नहीं रहा, आप जो चाहे मर्जी जो चाहे करेंगे, या मनुवादी या कोई भी परंपरा से अपने इस देश को चलाएंगे। ये जब देश चलने वाला नहीं है। दुनिया में बदलाव आ गए भाई, दुनिया में बदलाव आए। साउथ अफ्रीका में देखिए ना ब्लैक्स को,
निग्रोज के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, जानवरों की तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा। आज राष्ट्रपति बना है अमेरिका के अंदर बराक ओबामा, आपके सामने ये इतने बड़े परिवर्तन हुए, कैसे परिवर्तन हुए, दुनिया कहाँ निकल रही है। अब हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं, ये नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। सर अगला सवाल आपसे ले रहा हूँ कि जैसा चाहे सवर्ण हो, चाहे अवर्ण हो, चाहे शूद्र हो, अति शूद्र हो, राजा हो, महाराज, सब जय भीम का नारा बड़े जोर शोर से लगाते हैं, लेकिन ये मूर्तियाँ कौन बाबा साहब का तोड़ते हैं, कौन से लोग हैं ये? मैं तो उनको पागल कहूँगा। बाबा साहब तो सबके लिए थे। अच्छा आज एक और ये जो एक भावना पैदा हो रही है ना, लोग बाबा साहब को दलितों के साथ जोड़कर रखते हैं। बाबा साहब का अगर कोई अध्ययन करे, आप देखें उन्होंने किसके लिए काम नहीं किया, महिलाओं के लिए काम किया। बाबा साहब ने बदले भावना तो नहीं लिखा कि भाई केवल शूद्रों के पढ़ने के लिए अधिकार होगा, सबों को नहीं अधिकार होगा। ना 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 ना, वो तो सच माने में देखिए बाबा साहब को अगर आप एक तरह से देखें तो जैसे आप रामराज की बात करते हैं, रामराज का मतलब क्या है, सब उनके राज में सुखी रहें, सबको शिक्षा की आजादी हो, हर तरह की आजादी। रामराज तो उसी को कल्पना में तो हमारे में यही आता है ना रामराज। ऐसा तो नहीं है कि कोई ये कहावत है रामायण में है, कैसे लिखा है कि तंबू तपस्या कर रहे तो उनको राम ने हाथ मार दिया। ये कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, मैं इस तरह की चीजों में वैसे भी विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता इस तरह की चीजों में। रामायण वगैरह इस में नहीं है, वो काम तो वैसे भी अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन हाँ नमस्कार, सब मंदिर में जाना, सब जगह गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, जहाँ जाना सबका सम्मान, धर्म हमारा। मैं भी हिंदू ही धर्म में तो हूँ, अभी तक तो हिंदू धर्म में हूँ, क्योंकि पैदा में हिंदू धर्म में हूँ। ठीक है सर, मैं अब आप यहीं पर समापन करना चाहता हूँ कि साथियों आप देख सकते हैं कि हमारे ओपी शुक्ला सर एडवोकेट किस तरह से आप लोगों को अपनी पूरी व्याख्या किया, और जो भी सवाल आपके थे सब इनसे सर से लिया है। आप हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं लिखें, और हमारा सबसे जो काम करने का फल है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।